हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें, ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मतलब आणविक होता है। मॉलिक्यूलर मतलब आणविक। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर वाली बात बताई जा रही है इसको बोलेंगे आणविक। ठीक। और बेसिस मतलब आधार, और इनहेरिटेंस मतलब वंशागति। ठीक है, तो आणविक आधार पर वंशागति ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो अपनी बुक में देख लेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में दो भाग आते हैं, आनुवंशिकी में दो भाग आते हैं। एक तो मेंडल पे आधारित आनुवंशिकी होती है, वंशागति होती है, और दूसरी क्या होती है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब आणविक डीएनए आरएनए के आधार पर जो वंशागति होगी, इसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, और जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, तो आप हमको जो है पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इसमें, ठीक है, तो वो क्या है? डीएनए और आरएनए से संबंधित है। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड पे यहाँ पे डिटेल हम लोग लेंगे। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाएगा। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आता था कि न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण लिखो, तो जिन लोगों को याद होता तो लिख देते थे डीएनए और आरएनए। अब चाहे हिंदी में देखे और चाहे इंग्लिश में देखे, उच्चारण वैसा ही होगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए की जब बात की जा रही है तो ये क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो जिसको जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ। क्या कहेंगे? आनुवंशिक पदार्थ बोलेंगे। तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो जो डीएनए आरएनए होते हैं, ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर डीएनए आरएनए ना हो तो आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि डीएनए आरएनए जो होता है वो अलग अलग जीवों में या कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ के तरीके से कार्य करता है। अब जो मुख्य जो आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मुख्य रूप से ज़्यादातर जो जीव होते हैं उनमें डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ विषाणुओं की, जैसे यहाँ पे क्या पढ़ दिया? वायरस। ठीक है, वायरस। वायरस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? विषाणु। वायरस को क्या बोलेंगे? विषाणु। तो कुछ विषाणु ऐसे होंगे जिनमें डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के तरीके से कार्य करता है। तो अब आपके बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा विषाणु है जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के तरीके से कार्य करेगा? तो वो एक तो होता है एचआईवी। ठीक है, हमने शायद याद आ रहा है जो प्रैक्टिकल में जो वायो वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हमने शायद क्वेश्चन लिखवाया है कि ऐसा कौन सा विषाणु है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में होगा या आरएनए के रूप में होगा। ठीक है, तो एचआईवी में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। और इस समय जो कोविड चल रहा है, ठीक है, कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना में भी आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में होगा? आरएनए के रूप में होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि आरएनए जो है मुख्य रूप से कार्य करेगा, मोस्टली फंक्शंस मतलब कार्य करता है मुख्य रूप से मैसेंजर मतलब संदेशवाहक की तरह से कार्य करेगा। संदेशवाहक, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो डीएनए से आरएनए बनना मतलब डीएनए ने कुछ संदेश आरएनए को दिए, फिर वो आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनवाएगा। ठीक है, और वो प्रोटीन ही शरीर के विभिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करती है। आगे चलते हैं। अब क्योंकि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है मुख्य रूप से जीवों में, तो अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो डीएनए जो होता है, स्ट्रक्चर की बात करें, रचना की अगर बात करें, तो वो न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या है? बहुलक है। ठीक है, ये रसायन में पढ़ा होगा बहुलक क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए किसका बहुलक है, तो आप क्या बताएंगे? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है।
तो डीएनए की बात करिए चाहे आरएनए की बात करिए, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बनाने में जो भागिता ली है, सहभागिता ली है या पार्टिसिपेशन जिसने किया है, भाग लिया, वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो यहाँ पर ये जो रचना आपको दिख रही है, देखो न्यूक्लियोटाइड 1 हो गया, न्यूक्लियोटाइड 2 हो गया, न्यूक्लियोटाइड 3 हो गया, न्यूक्लियोटाइड 4 हो गया। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके आपको ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही बात फिर से आ गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब ही होता है बहुलक, पॉलीमर का मतलब ही होता है बहुलक। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं तो डीएनए और आरएनए दोनों क्या हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो बार बार हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड है क्या? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बात लिखी, अ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 प्रकार के भाग उसमें मिलेंगे। ठीक है, या कह दें हम साधारण भाषा में कह दें, न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। ये 3 भागों से मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसमें एक तो क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया टी, टी मतलब क्या हो गया, थायमीन हो गया। टी क्या हो गया, थायमीन हो गया। दूसरा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर होगी किसके केस में, आरएनए के केस में होगी। और डीऑक्सीराइबोज किसके केस में होगी, डीएनए के केस में होगी। इस पे सवाल आता है। ठीक है, वाइस क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आरएनए में पाई जाने वाली जो शुगर होगी, शर्करा होगी, इसको क्या बताएंगे, राइबोज बताएंगे। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा को क्या बोलेंगे, इसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो अब देखो तीनों चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। नंबर 1, ये नाइट्रोजन बेस थायमीन भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है। ये डीएनए की बात है। और अगर आरएनए हुआ तो थायमीन नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा, यूरेसिल, जिसका प्रतीक क्या होता है, यू। ठीक है, वो बातें हम धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। नंबर 1 है। नंबर 2 शुगर हो गया। नंबर 3 क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थ एक न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया प्यूरिन, अब इसको चाहे हिंदी में कह दो और चाहे इंग्लिश में कह दो, बात वही होगी। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस होते हैं, और पिरिमिडीन। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हिंदी जो है ज़्यादा आसान लगती है, तो ठीक है, हमने हिंदी में लिख दिया। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन में अंतर क्या है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे देखो, अब जो बात हम बताने चल रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, उसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। प्यूरिन में आप देखो कितनी रिंगें, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग है, मतलब 2 चक्राकार रचना यहाँ पे पाई जा रही हैं। ठीक है, 2 चक्राकार, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही है कि नहीं, बात समझ आ रही है। यहाँ पे 2 चक्राकार रचनाएं हैं और यहाँ पर केवल एक चक्राकार रचना है। तो इस तरीके से प्यूरिन कैसा हो गया, द्विचक्रीय रचना हो गई। और पिरिमिडिन कैसा होगी, एक चक्रीय रचना हो गई। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाईसाइक्लिक। प्यूरिन कैसे हो गए, डाईसाइक्लिक हो गए, डाईसाइक्लिक हो गया। वहीं पिरिमिडिन कैसा हो गया, मोनोसाइक्लिक हो गया। मोनोसाइक्लिक मतलब एक चक्रीय। तो अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन नहीं होगा, बेस मतलब क्षार हो, कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार आते हैं। तो प्यूरिन में आएगा एडेनिन, आएगा ग्वानिन, आएगा एडेनिन को ए से प्रदर्शित करेंगे, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल लेटर से होगा। साइटोसिन को सी से, कैपिटल लेटर सी से प्रदर्शित करेंगे, थायमिन को कैपिटल टी से, और यूरेसिल को यू। तो इस तरीके से ए, टी, जी, सी और ये यू, ये 5 नाइट्रोजन क्षार हो गए कुल मिलाकर के, जहाँ पर एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन ये कहाँ मिलेंगे, ये डीएनए के अंदर मिलेंगे। लेकिन यूरेसिल जो होगा ना, ये कहाँ मिलेगा, आरएनए के अंदर मिलेगा। ठीक है, लेकिन किसकी जगह पर मिलेगा, टी की जगह पर मिलेगा। देखो नीचे लाइन लिखी हुई है, थायमीन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरेसिल ओनली इन आरएनए। अब देखो एनसीईआरटी की एक लाइन उठा के यहाँ पे दी हुई है,
थायमीन का एक नंबर का सवाल यहाँ पे बन सकता है कि थायमीन का दूसरा नाम क्या होता है IUPAC, तो 5 मेथिल यूरेसिल। ठीक है, थायमीन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, 5 मेथिल यूरेसिल। यह हो सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाए, हो सकता है 1 नंबर के सवाल में आ जाए, इसलिए इस बात को यहाँ पे ध्यान से सुन के अपने कॉपी पर कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अब DNA पे भी चल रहा है, तो क्या कहा गया, नाइट्रोजन बेस लिंक्ड मतलब जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन क्षार जुड़ा रहता है। तो ये देखो, ये नाइट्रोजन बेस है, ये यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। यह है क्या, पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार के बीच एक बंध बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शुगर के साथ जुड़ा रहता है, लिंक्ड मतलब जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन किस बंध के द्वारा, तो उस बंध का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। और अगर नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शुगर, ठीक है, दोनों के जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड बनाया। अब देखो यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, पीछे हम लोग क्या पढ़ के आए थे, DNA और RNA दोनों क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। ठीक है, जिसको बोला था पॉलीमर, क्या बोला था, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो न्यूक्लियोसाइड दिया हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 1 नंबर का सवाल यहाँ पे आ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर। जब नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा, किस बंध के साथ, एन ग्लाइकोसिडिक बंध के साथ, तो कहेंगे वहाँ पे जो रचना बन गई इसको कह दिया न्यूक्लियोसाइड कह दिया। लेकिन 5वें नंबर पे अगर फॉस्फेट को भी जोड़ दिया तो अब वो न्यूक्लियोसाइड नहीं, अब वो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अंतर आया समझ में, इसको कई बार सुनेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड जो RNA का होगा, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड DNA का होगा, उन दोनों में अंतर क्या है, तो एडिनोसिन और यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, ग्वानोसिन डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि DNA के 4 न्यूक्लियोसाइड के नाम लिखो अगर ऐसा सवाल आ गया तो। ठीक है, अगर DNA के 4 न्यूक्लियोसाइड के नाम अगर लिखने के लिए आ गया तो ये नाम कॉपी पर लिखने पड़ेंगे। और अगर RNA के न्यूक्लियोसाइड के नाम आए तो ये 4 नाम लिखने पड़ेंगे, एडनीन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन, ये लिखना पड़ेगा। इसको बनाओ चाहे ना बनाओ, वैसे आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ये क्या है, पेंटोस शुगर है, ये एडनीन हो गया। ठीक है, कार्बन नंबर की बात कर लो तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर का शुगर होता है। तो पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षार को जोड़ दिया, A को जोड़ सकते हो, G को जोड़ सकते हो, C को जोड़ सकते हो और यूरेसिल थायमीन को जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड के नाम यहाँ पे 4 प्रकार के हो गए, DNA के हो चाहे वो RNA के हो। अब देखो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि अगर नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों के तीनों जुड़ गए तो उन्होंने क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड बनाया। DNA का है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बना देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये तीनों के तीनों घटक मिल गए, कारक मिल गए, तो मिलके क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड बना दिया। कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, लिखा जरूर इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। आदत डाल लो इंग्लिश की। ठीक है, चलो अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चेन का मतलब क्या हो गया, श्रृंखला। चेन मतलब श्रृंखला हो गई, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है, उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, रचना, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की रचना, ये टॉपिक है DNA का। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम ये मान लें कि एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है और तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये है और चौथा न्यूक्लियोटाइड ये है, तो अब जरा विशेष अंतर देखना। सभी न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार अलग अलग है। यहाँ पे देखो एडेनिन लगा हुआ है, यहाँ पे थायमिन लगा हुआ है, यहाँ पे ग्वानिन लगा हुआ है, यहाँ पे साइटोसिन लगा हुआ है। फिर से एक बार सुना, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, न्यूक्लियोटाइड नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड नंबर 4। तो इन चारों न्यूक्लियोटाइड में समानता केवल फॉस्फेट और इस पेंटोस शुगर की है।
समझ रहे हैं ना, पेंटोज शुगर। और अंतर क्या नज़र आ रहा है, एडेनिन लग गया इसमें थायमिन बदल गया, देखो यहाँ गुआनिन हो गया जी, यहाँ साइटोसिन हो गया। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से 4 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं। लेकिन जो जुड़ने वाली बात है वो जरा ध्यान से देखना। अगर हम ये कह दें कि नाइट्रोजन क्षारीय, नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस, ठीक है, बेस मतलब क्षार होता है ना, तो जरा पेंटोज शुगर के कार्बन को जरा ध्यान से देखो। ये पहला कार्बन होता है, ठीक है, और ये दूसरा कार्बन होता है, ये तीसरा कार्बन होता है, ये चौथा कार्बन होता है, ये 5वां कार्बन होता है। तो जरा ये देखो, तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन से क्या संबंधित है। 5वें कार्बन से तो फॉस्फेट संबंधित है हर जगह, ये जो है वो 5वां कार्बन है, ठीक है, ये 5वां कार्बन है। और तीसरे वाले पर ध्यान से देखना, 1 2 3, ठीक, तीसरे कार्बन पर OH संबंधित है। तो होता यह है कि अगर 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, ठीक है, तो होता यह है निर्जलीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, निर्जलीकरण, पानी निकलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, सीधे सी बात समझो कि 2 न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़े, ये न्यूक्लियोटाइड अगर इस न्यूक्लियोटाइड से अगर जुड़ रहा है तो एक बंध बना रहा है जिसको कह रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस पे भी एक सवाल आता है 1 नंबर का, 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं, तो क्या बताओगे, फॉस्फोडाइस्टर बंध बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी में उच्चारण वैसा लिख सकते हो, फॉस्फोडाइस्टर बंध बोलेंगे। 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य पाए जाने वाले बंध को क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बंध बोलेंगे। तो फॉस्फोडाइस्टर बंध क्या करता है, विभिन्न न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके रखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ब्रैकेट से दिखाया गया है, डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच यहाँ पे बंध बना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यहाँ पे बन जाएगी। तो जो बंध होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, वो डिपेंड करेगा कि डीएनए की लेंथ कितनी है, ठीक है। यहाँ से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात को ध्यान में रखेंगे, कॉपी पर नोट्स बनाते जाएंगे ध्यान से सुनते सुनते, ठीक है। और वैसे अगर ध्यान से अगर सुन लिया है तो वीडियो हम ग्रुप में डाल ही देंगे, तो उसको कई बार सुनेंगे, सुनने के बाद एक बार कॉपी भी लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बार बार सुनने से बच जाओगे, क्योंकि अपने हैंड राइटिंग में जब लिखा हुआ नोट्स होता है ना, तो उसको बस एक नज़र से देखना होता है, क्योंकि हम बाकी बातें तो आपको सुनाई दे रहे हैं, एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। चलो अब चलते हैं डीएनए मेन डीएनए की बातों पे। तो अगर ये देखा जाए, क्वेश्चन आ जाए आपके यहाँ पे, डीएनए के संबंध में संक्षिप्त वर्णन करिए, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए को आइडेंटिफाई किया गया, मतलब पहचाना गया, ठीक है। सबसे पहले पहचाना गया किसके द्वारा, फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा, ठीक है। माइखर, कहीं कहीं पे माइखर लिखा हुआ है, माइखर, फ्रेडरिक माइखर, ठीक है, फ्रेडरिक माइखर, या एफ माइखर ने डीएनए को पहचाना था, लेकिन नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन। तो एक सवाल यहाँ से ही बन सकता है, अगर डीएनए की डिटेल आई कि भाई डीएनए की रचना का विस्तृत वर्णन करो, तो क्या बताओगे, फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने, ये देखो यहाँ पे लिखा है, फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में डीएनए को पहचाना था और नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर और वैज्ञानिक आए, कौन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, या केवल वाटसन और क्रिक भी कह सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। वाटसन और क्रिक ने क्या किया, इस डीएनए से संबंधित एक मॉडल दिया, मॉडल, ठीक है, मॉडल बनाया। जैसे किसी बात को सिर्फ समझाना होता है तो हम लोग कुछ मॉडल बनाते हैं, और ऐसे किसी को समझाओगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो मॉडल बनाया उसको बोला डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए से संबंधित था तभी बोल दिया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का एक मॉडल बनाया, और वो द्विकुंडलिनी था। द्विकुंडली मतलब ये देखो 2 धागे नुमा रचनाएं हैं जो कुंडली की तरह से बनी हुई हैं, तो ये इसको बोल दिया द्विकुंडलिनी रचना। तो
वॉटसन क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी रचना को समझाया था। इससे सवाल आता है 1 नंबर का, डीएनए की द्विकुंडलिनी रचना को किसने समझाया? तो बताओगे वॉटसन और क्रिक ने समझाया। ठीक है, तो अब आगे जरा चलते हैं। ये जो द्विकुंडलिनी रचना थी, इसको समझाया कैसे होगा उन्होंने? तो किसी न किसी को तो आधार माना होगा ना। जैसे देखो यहाँ पे फ्रिट माइकर है, इन्होंने शुरुआत कर डाली। उसके बाद फिर विल्किंस एंड विल्किंस, देखो 2 बातें हैं, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। ठीक है, तो दोनों क्या थे? हस्बैंड वाइफ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने वर्क किया डीएनए पर, एक्सरेज छोड़ी इस पर। एक्सरेज छोड़ने के बाद कोई फिल्म मिली होगी, जैसे हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, कोई दिक्कत अगर होती है तो डॉक्टर कहता है एक्सरे करा के लाओ। ठीक है, हड्डी अगर टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर क्या बोलता है? जो एक्सरे करा के लेके आओ। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि एक्सरे फिल्म मिल जाती है, तो वही काम उन्होंने भी किया कि डीएनए जो न्यूक्लियन पदार्थ निकला था उस पर एक्सरे डाली, एक्सरे डालने के बाद उनको कोई फिल्म मिल गई, और उसी फिल्म को फॉलो करते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए किसने? वॉटसन क्रिक ने। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 2 चेहरे, नाम याद कर लो, वॉटसन क्रिक। तो वॉटसन क्रिक ने क्या किया? डीएनए की रचना को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो डीएनए की रचना को समझाने के लिए ये चित्र देखो किताब में होगा तुम लोगों की, समझ रहे हैं? इस चित्र को किताब से बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। पॉइंट तुम लोगों के सामने है, ये देखो स्ट्रक्चर का। तो डीएनए जो होता है उसमें दो ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो एक श्रृंखला देखो ये है, ठीक है, और दूसरी श्रृंखला ये देखो है। तो 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संख्या कितनी होगी? 2 हो गई। एक ये ऐसे बनाया, दूसरा ये ऐसे बनाया। बात समझ आ रही है? लेकिन ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर तो है नहीं, ये कैसी हैं? ऐसी ऐठी हुई है ना। तो क्वाइल्ड, दोनों कैसी होती? क्वाइल्ड होती हैं। तो डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है, जो एक दूसरे पर ऐठी होती हैं, राइट हैंडेड मैनर में। ठीक है, राइट हैंडेड, जैसे फिजिक्स में राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कुछ रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स हमें नहीं याद आ रहा। हाँ, फ्लेमिंग का रूल्स, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हो सकता है फिजिक्स में पढ़ा हो। तो यहाँ पे हम केवल ये समझाना चाहेंगे, जो कुंडली बनी थी वो कैसी थी? राइट हैंडेड थी। ठीक है, एटन जो चढ़ी हुई थी। अब पिच जो होती है हेलिक्स की, जैसे मान लिया कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ पे पिच दिख रही है, ठीक है, वो कितनी थी? 3.4 nm। ये जो लंबाई यहाँ पे दिख रही है कुंडली, मतलब ये यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, तो ये एक कुंडली बन गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो बताई है किसने? वॉटसन क्रिक ने। ठीक है, आप क्यों? हमारे अनुसार कुछ नहीं होगा, जो बताया गया वही बात यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो लंबाई है कुंडली की है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम कह दो या फिर 3.4 nm कह दो। बात समझ आ गई? तो कुंडली की लंबाई हो गई। अब उस कुंडली में क्या होता है? बेस पेयर। बेस पेयर मतलब 4 जोड़ों की संख्या। तो जैसे देखो ये जी का सी से साथ संबंध बन रहा है, तो ये जी और ये सी हो गया। ऐसे देखो ए और टी बन रहा है, ए और टी बन गया, तो जोड़ा बन गया ना। तो पहला जोड़ा ये हुआ, दूसरा जोड़ा ये हुआ, ऐसे ही यहाँ पे देखो कई जोड़े ये बने हुए हैं। तो इन जोड़ों की जो संख्या है, हो सकता है काउंटिंग के अनुसार यहाँ पे 10 ना आए, लेकिन जो मॉडल था उन्होंने जो बनाया था वो 10 थे। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, यहाँ पे तो 7 ही दिख रहे हैं, नहीं 8वां, हाँ 9 देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, 9 जोड़े दिख रहे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड मानक है, ठीक है ना, उसके अनुसार क्या होगा? 10 नाइट्रोजन क्षार के जोड़े होंगे। और ये नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा और ये नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दूरी दिखा रखी है, ये दूरी कितनी होगी? 0.34 nm की दूरी होगी। तो इतनी बात हम लोगों ने अभी तक डीएनए पे फॉलो की। तो फिर से एक बार सुन लेंगे। डीएनए जो होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे पर ऐठी होती, क्वाइल्ड मतलब कुंडली चढ़ी होती है, राइट हैंडेड दाईं दिशा में। ठीक है, और कुंडली की जो लंबाई होगी, हेलिक्स की कुंडली की लंबाई जो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी या 3.4 nm होगी। अब उस कुंडली में नंबर ऑफ जो क्षार के जोड़े होंगे कितने होंगे? 10। 2 समीपवर्ती, एडजेसेंट मतलब समीपवर्ती, जैसे कह दिया जाए एक ये है, दूसरा ये है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो समीपवर्ती जो नाइट्रोजन क्षार के जोड़े होंगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 0.34 nm या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम की ये दूरी होगी।
फिर एक सवाल आता है कि नाइट्रोजन जो डीएनए होता है उसकी बैकबोन, ठीक है, बैकबोन ऑफ द डीएनए, डीएनए के बैकबोन, ये जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो बैकबोन में क्या मिलेगा, केवल शर्करा मिलेगी और फॉस्फेट मिलेगा। तो तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या, नाइट्रोजन क्षार कहाँ गया, तो नाइट्रोजन क्षार साइड में आ जाएगा। तो देखो अगर यहाँ से हम ये एक न्यूक्लियोटाइड अगर मानते हैं, ठीक है, देखो ये नाइट्रोजन क्षार को साइड में कर दिया, ऐसे साइड में कर दिया, और इस पार्ट को कह दिया, ये जो बॉक्स जैसा बनाया है इसको कह दिया बैकबोन है। तो इस बैकबोन में फॉस्फेट होगा और शुगर होगा। बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, तो जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, अंदर की दिशा में होते हैं, ठीक है। अगर हमने ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तो ये जो क्षार है अंदर गया, ये टी के साथ अंदर गया, ये जी और ये सी, ठीक है। तो ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है वो क्या हो गया, बैकबोन हो गई। उस बैकबोन में शुगर मिलेगा, शर्करा और फॉस्फेट मिलेगा, और जो नाइट्रोजन और क्षार होंगे वो कहाँ होंगे, अंदर की दिशा में निर्देशित होंगे, ठीक है। उनकी दिशा किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। दोनों जो चेन होती है, टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब प्रति समांतर ध्रुवता मिलती है, प्रति समांतर ध्रुवता। इस बात को कैसे समझोगे, अगर इस एंड को देखो तो 3 डैश है, इस एंड को देखोगे तो 5 डैश है, तो क्या दोनों समान है, यही तो ध्रुवता है, एंटी अपोजिट। नहीं तो 3 को उठा के यहाँ कर देते, 3 यहाँ कर देते, दोनों समान हो जाता ना। पैरेलल समांतर तो है ही वो, लेकिन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। अब इसी बात को देखो आगे लिखा रखा है, एक पोलैरिटी अगर 5 से 3 की दिशा में होगी, दूसरी की किधर होगी, 3 से 5 की दिशा में होगी, ठीक है। मतलब ये ऐसे एक चेन अगर ऊपर जा रही है, दूसरी चेन नीचे जा रही है, तो दोनों कैसे होगी, विपरीत होगी, नहीं होगी। तो इस तरीके से ये एंटी पैरेलल वाली बात हो जाती है। फिर जो दोनों श्रृंखलाएं होंगी, बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड, दोनों जो श्रृंखलाएं होंगी उन पे हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मिलेगा, तो जैसे आप कह दें ए का टी के साथ रिलेशन है, संबंध है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 लाइनें खींच रही कि 2 लाइनों का मतलब हो गया डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो लिखा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, और सी और जी के बीच क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे। बात समझ आ गई। और प्यूरिन जो होगा हमेशा पिरिमिडीन के अपोजिट होगा। जैसे प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, ए और जी प्यूरिन आते हैं, ठीक है। और सी और टी ये किस में आ गया, पिरिमिडीन में आएगा। तो ए देखो, ए टी के साथ संबंध बनाता है, तो प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ, ये जी सी के साथ, ठीक है। तो वही लाइन यहाँ पे देखा रखी है, दिस जनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस। तो अब प्यूरिन का पिरिमिडीन से जो संबंध है वो क्यों बनाया गया, नेचर के अनुसार, क्योंकि इससे एक समान दूरी बनी रहती है दोनों श्रृंखलाओं के बीच, ठीक है। तो बात समझ में आ जानी चाहिए। बाकी किताब से आप पढ़ोगे, है ना, कई बार रीडिंग लगाओगे, और जो बातें आप सुन रहे हो उसको अपनी कॉपी पे लिख लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये डीएनए की रचना होगी। अब जरा कुछ और विशेष बात पे आते हैं, वो क्या है, एरविन चारगाफ रूल, चारगाफ का नियम, इस पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि चारगाफ का नियम क्या है, किताब में देखना। चारगाफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारगाफ के नियम की बात करो तो ये बताया गया डीएनए में जो प्रोपोर्शन अनुपात होता है ए का टी के साथ, मतलब ए और टी दोनों बराबर होंगे, जी और सी दोनों बराबर होंगे। तो इस तरीके से क्या नजर आया, एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ए प्लस जी, ठीक है, इक्वल टू टी प्लस सी, मतलब जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे। और दोनों को अगर एक अनुपात निकाला जाए तो वो रेशो क्या आएगा, इक्वल आएगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब वो स्थिर रहेगा, ये बात बताना चाह रहे हैं। चलिए इतनी बात हम डीएनए पे आज करेंगे, और इस वीडियो में जो भी हमने आप लोगों को समझाया है उसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी पर नोट्स ज़रूर लिखेंगे। और नोट्स लिखने के बाद ग्रुप पे आप एक बार मुझे सेंड करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि आप लोगों ने जो है मेरी बातों को सुन करके कॉपी पे नोट्स बनाया है, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।